हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ दोबारा मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर पार्ट 9 होने वाला है। पार्ट 1 से लेके 8 तक आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे बस आ जाइएगा मोहंती अकेडमी चैनल पे, आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग का मिल जाएगा और दूसरा वाला जो प्लेलिस्ट है वो ऑटोमेशन टेस्टिंग का। आप मैनुअल टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की तो आप ये वाला देख सकते हैं, ऑटोमेशन की कर रहे हैं तो ये वाला देख सकते हैं। दोनों देख लीजिएगा, आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पार्ट 9 में मैं बताने वाला हूँ कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसके आंसर के साथ। तो जल्दी से शुरू करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जल्दी से प्रिंट सेंड करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर पार्ट 9, हाईलाइटर ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ डेवलपर रिजेक्ट द बग्स देन व्हाट शुड यू डू, गिव द 5 रीजन ऑफ डिफेक्ट रिजेक्शन। अगर किसी डेवलपर ने आपका बग रिजेक्ट कर दिया, क्या कि ये भैया बग वग नहीं है, ऐसे ही तुमने भेज रखा है, कोई भी 5 रीजन बताओ कि क्यों बग आपका रिजेक्ट हो सकता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, इफ यू फाउंड बग एंड डेवलपर सेड दैट दिस बग इज नॉट रिप्रोड्यूसिबल एट हिज प्लेस देन व्हाट वुड यू डू। कभी कभार नहीं, ज्यादातर आपका ऐसे ही मिलेगा कि आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है, डेवलपर के में नहीं हो रहा, और डेवलपर बार बार बोल रहा है कि मेरे में नहीं हो रहा है, आपके में हो रहा है, तो ये बग नहीं है। आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि ये बग है या नहीं है। तो उसके लिए हम आंसर देना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। कैसे आप प्रूव करेंगे, चलो बता देते हैं। इफ डेवलपर रिजेक्ट अ बग देन एंड इफ इट इज रियली अ बग, अगर डेवलपर रिजेक्ट करता है बग को बट वो बग है एक्चुअली में, तो हम क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट दे सकते हैं। बग जब आपने रिपोर्ट किया होगा तो उसके साथ आप अटैचमेंट दे दीजिए। एफएचडी का अटैचमेंट दे सकते हैं या फिर जो भी आपका एरर आ रहा है उसका स्नैपशॉट लगा के आप दे सकते हैं, विच विल गिव हिम अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट बग। स्नैपशॉट जो देंगे या फिर आप एफएचडी का स्क्रीनशॉट देंगे, उसकी वजह से आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसमें बग क्या है। ठीक है, तब भी अगर उसे नहीं मिल रहा, इफ ही डजंट स्टिल डजंट एग्री ऑन दैट आई विल अरेंज अ लाइव मीटिंग। देखो, डेवलपर कह रहा है कि नहीं भैया अब नहीं है, बग नहीं है ये, तुम चाहे जो भी कर लो, चाहे अटैचमेंट लगा लो या एफएचडी दे दो, मैं ये बग नहीं मानता। मैं नहीं मानता। तो क्या करोगे आप? अब इससे लास्ट ऑप्शन बचा, एक लाइव मीटिंग अटेंड करो या फिर ऐसा करो भाई डेवलपर 1-to-1 आ जाओ, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे ये बग रिप्रोड्यूस होता है। तो उसके सामने आप एक बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर बाई चांस डेवलपर इतना बड़ा ढीठ है, वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, इफ़ ही स्टिल डोंट एग्री ऑन डैट, तो लास्ट में आपके पास क्या बचा, आप उससे लड़ने तो बैठोगे नहीं। ठीक है, WWF तो करोगे नहीं उधर, तो आप क्या करोगे, मैनेजर के पास चले जाओगे, ये इशू आप मैनेजर से पास ऑन कर दोगे, वो फिर बाकी हैंडल करेगा, या फिर आपका QA लीड होगा तो उसे आप पास कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपर रिजेक्ट कब करता है इशू को तब रिजेक्ट करता है अगर बाई चांस कोई भी एनवायरनमेंट का इशू हो, जैसे टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हो रहा है, डेवलपिंग में नहीं हो रहा, तो ऐसे एनवायरनमेंट का इशू हो सकता है। फंक्शनैलिटी जो है वो आउट ऑफ स्कोप है, जो आपने बग बनाया वो फंक्शनैलिटी है नहीं, आउट ऑफ स्कोप में आती है। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो आपने लॉक किया है डिफेक्ट को, वो डिज़ाइन के हिसाब से ही है, आपने गलत लॉक कर दिया, तो हो सकता है ऐसा। ठीक है, जो आपने लॉक किया है डिफेक्ट को वो रिप्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, ना आपसे हो पा रहा है दोबारा, ना डेवलपर से हो रहा है, तब डेवलपर रिजेक्ट कर सकता है ऐसी चीज़ें। ठीक है, अगर है ना लॉक किया आपने डिफेक्ट और वो है ना फिक्स नहीं हो पाएगा किसी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से, कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगी टेक्निकल में, तो तब जाके रिजेक्ट कर सकता है डेवलपर इशू को। ठीक है, या फिर है ना तीसरा कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है नेक्स्ट रिलीज में। नेक्स्ट रिलीज में पोस्टपोन को हम क्या बोलते हैं, याद करिए, बग लाइफ साइकिल में पढ़ा था, डेफर्ड स्टेट ना, हाँ वही चीज़ याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बग वी नॉर्मली सी इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई से भी प्रोजेक्ट में ज़्यादातर हम कौन से बग्स ज़्यादातर फाइंड आउट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, वो देख लेते हैं। देखो, बग रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी ये तो सबसे ज़्यादा है, फंक्शनैलिटी से कोई भी बग होगा उसे हम रिपोर्ट करते हैं। कोई भी हमारे पास मिसिंग रिक्वायरमेंट होगा उसके रिलेटेड भी हम करते हैं। अगर हमारा कोई फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ होगी, उसमें प्रोडक्ट ओनर ने गलत लिख रखा होगा, तब हम उसमें भी बग निकाल के दे सकते हैं। यूजेबिलिटी रिलेटेड बग निकाल सकते हैं कि यूजेबिलिटी में क्या बग आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद बग रिलेटेड टू परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे एप्लीकेशन स्लो चल रही है कि कोई रिपोर्ट खोली तो वो खुल ही नहीं रही, लोडिंग आ रही है, तो वो परफॉर्मेंस पे चले जाती है, तो उसके रिलेटेड भी हम बग दे सकते हैं। ठीक है, जो बग अकर्ड होता है बाउंड्री वैल्यू पे, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मैंने आपको बताया था, अगर बग वहाँ पे अकर्ड हो रहा है तो उसके रिलेटेड देंगे। और डेवलपर के कोड में कोई बग है तो वो भी हम बता सकते हैं, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो आप ये चीज़ें भी बता सकते हैं। ये ज़्यादातर नॉर्मली बग हम रिपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट में।
व्हाट आर द कंटेंट इन डिफेक्ट रिपोर्टिंग और व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स इन योर बग डिफेक्ट लाइफ साइकिल। देखो कौन कौन से कंटेंट आपको ज़रूरत पड़ते हैं बग रिपोर्टिंग के लिए, वो हम देख लेते हैं। जैसे टाइटल ऑफ द बग या फिर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, बग का सब्जेक्ट आपको देना होगा, सेवेरिटी बतानी होगी, प्रायोरिटी बतानी होगी, ठीक है। फाउंड कब हुआ था, कौन से रिलीज में हुआ था, इनडायरेक्टली फाउंड और फिक्स मतलब कौन से रिलीज में हुआ था, और फिक्स आप कौन से रिलीज में करेंगे वो डेवलपर डिसाइड कर लेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको बताना है पूरा बग का, अटैचमेंट आपको लगाना है जो मैंने अभी आपको बताया था, एफएसडी का भी अटैचमेंट लगाना है और एरर का भी लगाना है अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो बग को। स्टेट क्या है उसका, उसका रीज़न क्या है, क्रिएटेड किसने किया, क्रिएटेड डेट क्या है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें अब अलग अलग टूल में अलग अलग के हिसाब से रहता है। तो ये ज़्यादातर मेनली रहता है जो आपको फिल करना होता है। ऐसे तो स्प्रिंट भी आ जाएगा, स्टोरी पॉइंट भी आ जाएंगी, वो सारी चीज़ें भी अलग अलग टूल्स में अलग अलग रहती हैं, ठीक है। इफ़ यू फाउंड बग देन हाउ विल यू कंक्लूड दैट दिस इज़ अ बग। अगर आपको कोई बग मिला तो आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि ये बग ही है, ठीक है। उसके लिए भी हम बताना पड़ेगा ये भी आंसर कि अगर मुझे कोई भी बग मिला तो सबसे पहले मैं रिप्रोड्यूस करके देखता हूँ अपने सिस्टम में 2 से 3 बार, क्योंकि आपको एक बार मिल गया, ज़रूरी है कि आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो वो एक बार दिखाओ, फिर आप कभी स्टेप जनरेट ही नहीं कर पा रहे, तो आपको 2-3 बार करके देखना पड़ेगा उस बग को, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ डिफरेंट मशीन्स में भी, ठीक है। फिर इसके बाद सेम फंक्शनैलिटी को मैं क्रॉस करता हूँ, फिर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से भी देखता हूँ कि कहीं ये फंक्शनैलिटी ऐसे ही तो नहीं चलनी चाहिए, जो मैं आपको बग देने वाला हूँ वो ऐसे ही तो नहीं है। तो वो चीज़ें भी हमें कंफर्म करने के बाद हम नतीजे पे आते हैं कि अब जाके बग हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू फाउंड एनी बग देन व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको कोई भी बग मिलता है तो सब उसके बाद कौन सा स्टेप आप लेते हैं वो बता देते हैं। जब मुझे एक बार बग मिल गया तो सबसे पहले मैं इंश्योर करता हूँ कि वो बग है या नहीं है, रियली बग और नॉट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आई विल इंश्योर दैट हैज़ एनी वन ऑलरेडी लॉग्ड इट और नॉट। क्या किसी ने मेरे से पहले लॉग कर रखा है या फिर ये बग पहले से ही आ रखा है, ब्लैक लॉग में आ रखा हो, या फिर है ना पहले से ही रिजॉल्व हो रखा हो बट अभी तक रिलीज ना हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती है कि लॉग किया है या नहीं किया पहले से ही। फिर इसके बाद फिर मैं अपने लॉग करता हूँ बग ट्रैकिंग टूल में या डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल में, ठीक है। हाउ यू डिसाइड सेवरिटी एंड प्रायोरिटी, अब बात आ जाती है। देखो ये बग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसी से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि कैसे आप सेवरिटी और प्रायोरिटी डिसाइड करते हो। देखो सेवरिटी और प्रायोरिटी के बारे में मैंने डिटेल में आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, इस वाले में थोड़ा सा और बता देता हूँ। सेवरिटी 1 को हम असाइन करते हैं, जब सेवरिटी 1 को हम तब देते हैं बग का जब कोई भी सिस्टम क्रैश हो रहा हो या फिर डाटा का लॉस हो रहा हो। सेवरिटी 2 तब देते हैं जब कोई मेजर फंक्शनैलिटी आपकी नहीं चल रही हो या फिर कोई अदर सेवियर प्रॉब्लम हो सकती है। सेवरिटी 3 तब देते हैं, S3 तब देते हैं जब हमारी माइनर फंक्शनैलिटी प्रॉब्लम हो। S4 तब देते हैं जब कोई भी वर्ड गलत हो या फिर मैसेज गलत हो, बहुत छोटी सी जगह पे कहीं पे भी गलत हो, तो सेवरिटी 4 रहता है। ऐसे प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, अगर प्रायोरिटी 1 है तो क्रैश होगा, डाटा लॉस होगा, अनरिकवरेबल एरर होगी या फिर शिप स्टॉपिंग इशू होगा। प्रायोरिटी 2 में क्या हो सकता है, क्रिटिकल इशू हो सकता है और मे नॉट भी क्रिटिकल हो सकता है रिलीज के लिए भी। देखो प्रायोरिटी 2 है तो क्रिटिकल भी हो सकता है और रिलीज के लिए चाहे वो क्रिटिकल ना हो वो भी चलेगा, ठीक है। सेवियर प्रॉब्लम हो सकती है बट ये अगर बात करें प्रायोरिटी 3 की तो वो माइनर इशू हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऑफ यूज़र पे इफेक्ट कर रहा हो, ज़्यादा ना हो, एज या कॉर्नर केस हो सकता है, तो इसमें हम प्रायोरिटी 3 हम असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं S1 S2 S3 S4 और प्रायोरिटी 1 2 3 कि कैसे कैसे हम असाइन करते हैं किस हिसाब से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेल मी द लेटेस्ट बग विच यू फाउंड रिसेंटली, या फिर दूसरी तरह से क्वेश्चन ये पूछ सकता है और क्लाइंट एप्रिसिएशन फॉर एनी बग, या फिर इंटरेस्टिंग बग्स यू लॉग्ड। ये ज़्यादातर पूछता है कि आपने अभी तक लेटेस्ट बग आपने कौन सा फाइंड किया है या फिर कोई इंटरेस्टिंग बग बता दो जो आपने फाइंड किया हो। तो आप इसमें अपना रियल वाला ही एग्जांपल लीजिएगा जो आपने एक्सपीरियंस किया हो। मैं एज अ आंसर के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ बस यहाँ पे कि हमारे एप्लीकेशन में जैसे होम पेज है, ठीक है, उसमें हम दिखाते हैं नंबर ऑफ वेंडर डिलीटेड। कोई भी होम पेज है उसमें दिखा रहे हैं कि नंबर ऑफ वेंडर कितने डिलीटेड है, बट जब मैंने वेरीफाई किया नंबर ऑफ वेंडर डिलीटेड तो दिख रहा है होम पेज पे, बट जब मैंने बैकएंड से चेक किया तो ये एक्चुअली डिलीट नहीं हो रहा था, मार्क फॉर डिलीशन हो रहा था। तो इसको मैंने लॉक किया S3 और प्रायोरिटी 2 की बग लिस्ट पे। तो ये आपने बता दिया कि मैंने अभी रिसेंटली फाइंड किया जो बैकएंड में हो रहा था बट यूज़र पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। तो फंक्शनैलिटी तो गलत चल रही थी एज अ बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे पूरा सही था। ऐसे ही आप कुछ भी रियल टाइम एग्जाम्पल आप इसमें बता सकते हैं। कैन डुप्लीकेट बग रीअसाइन,
क्या आपको डुप्लीकेट बग आपने बनाया तो उसी को रीअसाइन कर सकते हैं? देखो ये तो बहुत गलत चीज़ है ना, जो एक बार आपने बग बना दिया उसी को आप बार 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 बनाए जा रहे हैं, तो ये ऐसा वैलिड नहीं होता। बट फिर भी देखते हैं इसमें। आइडियली वी शुड नॉट रीअसाइन द डुप्लीकेट बग, हम रीअसाइन नहीं करते डुप्लीकेट बग को। बट अगर हमने रीअसाइन कर दिया, गलती से हो गया अगर, तो डेवलपर देखेगा कि दो बग सिमिलर जैसे हैं उसके बकेट में, तो उनमें से एक को वो रिजेक्ट कर देगा। वैसे हम करते नहीं है। अगर पहले से ही मैंने बताया ना, बग असाइन करने से पहले हम क्या देखते हैं कि किसी ने लॉक किया या नहीं किया पहले से ही, तो उसी से ही हम बच जाते हैं कि हम डुप्लीकेट ना करें। बाई चांस हो जाता है तो उसमें से एक डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इफ देयर इज नो कंपनी लोगो ऑन वेब पेज, व्हाट विल बी द सेवरिटी ऑन प्रायोरिटी? अब देखो कंपनी लोगो नहीं है, इसका एग्जांपल मैंने पहले ही आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। कंपनी लोगो नहीं है वेब पेज पे, तो उसकी सेवरिटी और प्रायोरिटी क्या होगी वो बता देते हैं। देखो सेवरिटी तो इसकी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देगी, 73 का रहेगा क्योंकि इससे कोई भी फंक्शनैलिटी इंपैक्ट नहीं हो रही। बट प्रायोरिटी इसकी P1 रहेगी। कैसे? As it is not affecting the functionality of severity of the bug is S3, but company logo is like a brand symbol for that company, so priority of the bug is P1। ब्रांड सिंबल ही आपका गलत हो गया तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन गिर गई, तो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए प्रायोरिटी 1 पे इसे कंपनी के लोगों को सही करो। कंपनी के नेम लिखा होगा या लोगो होगा तो उसे सबसे प्रायोरिटी पे किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रिस्क एनालिसिस? क्या होता है रिस्क एनालिसिस? में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता तो शॉर्ट में बताता हूँ। रिस्क एनालिसिस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क अंडर डिफरेंट कंडीशन। हम रिस्क को देखते हैं, अलग अलग कंडीशंस में देखते हैं, उसके कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, और क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबल हैपनिंग हो सकती हैं चीज़ें, उसके हिसाब से हम रिस्क को एनालाइज करते हैं। हम कैसे, और हाउ वी कैन रिड्यूस द रिस्क अलोंग विद द प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेके हम रिस्क को कम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी रिस्क एनालिसिस में आएगी। कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसका रिस्क कितना है, तो उसको रिस्क को एनालाइज करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पार्ट 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको 100 मारने वाला हूँ, सेंचुरी होने वाली है इसमें। तो पार्ट 10 को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, सिंपल होंगे बट ईजी होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और अच्छी लग जाए तो यार लाइक कर देना, सब मोटिवेशन मिलता है इससे, अच्छे अच्छे आपको कंटेंट और ला कर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।